क्या हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? और हम रेशियो पूरा चैप्टर निपटा चुके हैं। फिक्स टाइप के सवाल आज की क्लास में मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। हम्म। क्या हुआ? चल गया क्या? 10 मिनट खराब हो गए यार। लाइव है? कमेंट दिखाओ। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? कृष्ण, विकास, आनंद, प्रवीण। लाइव चल रहा है जी। एक सर्वर में कोई इश्यू था, वो इश्यू हमने रिजॉल्व कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। परसेंटेज के बाद हमने रेशियो चैप्टर समाप्त कर लिया है। ये रेशियो के मिसलेनियस सवाल हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस सवाल जो हैं पेपर में ज्यादा नहीं आते, ज्यादातर फिक्स पैटर्न के ही सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ सवाल आप करिएगा, ठीक है जी। चलेगा, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 20। ये मिसलेनियस टाइप के सवाल है, किसी चीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना, बस ये सवाल है। बनाओ। ए, बी और सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में 5-7-9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तीन लोग हैं ए बी सी, 10,500 रुपए आपस में बांटते हैं 5-7-9 के रेशियो में। बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा सवालों को करने के। तीन लोग हैं ए बी सी, 10,500 बांटते हैं 5-7-9 के रेशियो में। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते, यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते तो ए बी सी के शेयर का अनुपात क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? पहले तीनों का शेयर निकालेंगे, फिर सब में 500-500 रुपए जोड़ेंगे, फिर नया रेशियो निकालेंगे। जरूरत ही नहीं। एबीसी 10,500 रुपए बांटते हैं आपस में 5-7-9 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया जी 5-7-12-9 21, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,500 रुपए है। अगर 21 यूनिट के लिए 10,500 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 पंजे 105, 500 रुपए। ठीक है। अगर किसी को लाइव क्लास में इश्यू आ रहा है तो एक बार लाइव क्लास बंद करके एग्जिट करके दोबारा जो है एप्लीकेशन ओपन करके क्लास शुरू कर ले, अगर किसी को कोई इश्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। बोला प्रत्येक का शेयर 500 रुपए बढ़ा दिया जाए तो एबीसी के रेशियो का अनुपात क्या होगा? प्रत्येक का शेयर 500 रुपए बढ़ा दिया जाए तो भाई जब मुझे रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो पे काम ना करूं। 500 रुपए का मतलब क्या है? 500 रुपए का मतलब 1 यूनिट है। 500 रुपए का मतलब है क्या? तो 500 रुपए का जो मतलब है 1 यूनिट है। यानी कि अगर मैं प्रत्येक का शेयर 500 रुपए बढ़ा दूंगा तो 500 रुपए का मतलब कितना? 1 यूनिट। तो हर एक का जो शेयर है मैं 1 यूनिट बढ़ा दूंगा, 1 यूनिट। तो जो नया रेशियो वो क्या हो जाएगा? नया रेशियो हो जाएगा 6-8-10। और 6-8-10 कितना हो जाएगा? 3-4-5। 6-8-10 कितना हो जाएगा? 3-4-5। तो एबीसी का जो नया रेशियो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 3-4-5। सवाल सॉल्व। पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रुपए वुपए में कन्वर्ट करना ही नहीं है आपको, रेशियो है, सीधा रेशियो पे अटैक करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 21। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। बनाएं 21 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो बेटे। एक एग्जाम में अमल और बिमल के स्कोर 11-14 के अनुपात में है। एक परीक्षा में अमल और बिमल का जो स्कोर है 11:14 के अनुपात में है। आगे क्या बोला है? एक अपील के बाद उनके अंकों में समान वृद्धि होती है और उनके नए स्कोर 47:56 के अनुपात में है।
एक एग्जाम में अमल बिमल के स्कोर का रेशियो क्या है? 11:14। वो एक अपील दायर करते हैं और अपील के बाद उनके अंकों में समान वृद्धि होती है। दोनों ने मेरे दोस्तों एक अपील करी और उनके मार्क्स सेम बढ़ गए, जितने मार्क्स अमल के बढ़े उतने बिमल के। अब उनके नए स्कोर का रेशियो हो गया 47:56। उनके नए स्कोर का अनुपात 47:56 हो जाता है। तो आपसे पूछा है बिमल के नए स्कोर का ओरिजिनल स्कोर से अनुपात क्या है? बिमल के नए स्कोर का ओरिजिनल स्कोर से क्या रेशियो, जल्दी से बताओ। नाउ ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, दोनों के स्कोर में समान वृद्धि होती। क्या है? समान बढ़ रहे हैं। अमल का स्कोर 11 से 47 हो गया, 36 बढ़ा। बिमल का स्कोर 14 से 56 हो गया, 42 बढ़ा। ये तो कहीं भी समान नहीं है, तो भाई डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। दोनों का जब स्कोर सेम बड़ा है, उनका जो मार्क्स है मेरे दोस्तों वो सेम बड़ा है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो भाई डिफरेंस को सेम करने का तरीका मैंने सिखाया, रेशियो के डिफरेंस से उल्टी मलाई। 11 और 14 का डिफरेंस कितना है? 3। 47 और 56 का डिफरेंस कितना है? 9। तो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाने के लिए यहां 3 है या 9 है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 हो जाएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 तिया 33, 14 तिया 42। 11 तिया 33 और 14 तिया 42। ठीक है ना? अब देखो डिफरेंस सेम हो गया। 33 से 47 14 बड़ा, 42 से 56 14 बड़ा, डिफरेंस सेम हो गया। पूछा बिमल के नए स्कोर का ओरिजिनल स्कोर से रेशियो क्या है? बिमल का नया स्कोर कितना है? बिमल का नया स्कोर 56 है। बिमल का ओरिजिनल स्कोर कितना था? बिमल का ओरिजिनल स्कोर 42 था। तो 56 से 42 का रेशियो कितना आएगा? 14 चौका 56, 14 तिया 42, 4:3। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 4:3। समझ में आया? आगे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। सवाल होगा आपके सामने 22। केशव पानी करना। ये सारे मिसलेनियस सवाल हैं, ठीक है? ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, किस टाइप के सवाल हैं। बस इनमें आपको जितना भी आप जानकारी रखते हो सारी इस्तेमाल करनी है। राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो 4:9। राजू और ललिता के पास मार्बल के जो है मूल रूप से 4:9 के रेशियो में। राजू एंड ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो 4:9। राजू और ललिता के पास मार्बल से कंचे 4:9 के अनुपात में। देन ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू। ललिता जो है अपने कुछ मार्बल्स राजू को दे देती है। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स विद राजू टू दैट विद ललिता बिकम 5:6। भाई ललिता, राजू और ललिता के पास मार्बल जो है 4:9 के रेशियो में। अब ललिता ने कुछ मार्बल जो है निकाल के राजू को दे दिए, कुछ कंचे ललिता ने राजू को दे दिए। अब राजू और ललिता के कंचों की संख्या का रेशियो 5:6 हो गया। अब जो है राजू और ललिता के कंचों की संख्या का रेशियो क्या होगा? 5:6। तो पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। ललिता ने राजू को अपने कंचों की मूल संख्या का कितना अंश दिया? ललिता ने राजू को कितने फ्रैक्शन जो है कंचे दिए हैं? बताएं जल्दी से, सॉल्व करो। स्कोर का रेशियो ही तो दिया है श्रेया। हाँ जी शुभ, देखो ध्यान सुनिएगा, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है, पढ़ के समझना है, तब आंसर आएगा। राजू और ललिता के पास मार्बल्स हैं 4:9 के रेशियो में। ललिता ने कुछ मार्बल्स, कुछ कंचे निकाल के राजू को दे दिए। अब राजू और ललिता के पास कंचों की संख्या का रेशियो 5:6 हो गया। पूछा यह गया कि ललिता ने राजू को अपने कंचों की मूल संख्या कितना अंश दिया? सोचो, राजू और ललिता हैं, उनके पास मार्बल 4:9 के रेशियो में। ललिता ने मार्बल निकाल के राजू को दे दिए। अब एक बंदे ने मार्बल दूसरे को दिए हैं, तो टोटल तो सेम होना चाहिए। दोनों के पास मिलाकर पहले टोटल जितने मार्बल थे अब भी उतना ही होना चाहिए। दो लोग कंचा खेल रहे हैं, एक आदमी ने कंचे, एक बालक ने कंचे दूसरे को दे दिए।
ठीक है, तो दोनों के पास जितने टोटल कंचे हैं आप भी उतने ही होने चाहिए, टोटल तो दोनों के पास सेम होना चाहिए। ये लॉजिक है, खुद सोचना पड़ेगा, ये कोई लिखा हुआ नहीं, कोई फॉर्मूले से नहीं आएगा ये कि फॉर्मूला लगा के लॉजिक आया है। खुद सोचना पड़ेगा कि भाई ललिता राजू कंचा खेल रहे हैं, ललिता ने कंचा राजू दे दिए, तो दोनों के पास टोटल कंचों की संख्या तो सेम होगी। हुआ क्या है, एक आदमी से कुछ कंचे दूसरे को ट्रांसफर ही तो हुए, टोटल सेम होना चाहिए। तो राजू और ललिता के पास पहले टोटल कितने कंचे थे, 4 9 13, पहले थे 13। अब कितने, 5 और 6 11, गलत बात है। 13 और 11 को सेम बनाना होगा। मैंने आपको क्या बताया, रेशियो, अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो, सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। पहले 13 कंचे थे दोनों के पास टोटल, अब 11, गलत बात है। सेम बनाने के लिए ऊपर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44, 11 99, नीचे 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, तो टोटल सेम बन गया। तो राजू प्लस ललिता के पास पहले जितने टोटल थे अब भी टोटल उतना ही है। पूछा गया कि ललिता ने राजू को कंचों की मूल संख्या का कितना अंश दिया। ललिता के पास 99 मार्बल थे, 99। ललिता के पास 99 से 78 रह गए, तो ललिता ने कितने मार्बल दिए राजू को, 21। 9 में से 8 गए, 9 में 7 गए, तो 21। ललिता ने 21 मार्बल दिए, तो राजू के मार्बल 21 बढ़ गए होंगे। 4 से 5 1, 4 6 2, यानी कि ललिता ने 21 मार्बल निकाल के राजू को दिए। ओरिजिनल ललिता के पास कितने थे, 99 थे। आउट ऑफ 99 में से 21 मार्बल निकालकर ललिता ने राजू को दिए, जो कि कितना होता है मेरे दोस्तों, 3 से जाएगा 7/33। तो 7/33 फ्रैक्शन जो है कंचा निकाल के ललिता ने राजू को दिए हैं, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, शुभम करवाऊंगा वो भी। देखो दोनों सवाल मिसलेनियस है, कितने अच्छे सवाल हैं दोनों ही। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट कर लेंगे, मजा आएगा बेटा। सवाल नंबर आपके यहां पे है 23 24, बनाओ जल्दी से। जितना मैंने पढ़ा दिया वो पत्थर की लकीर है, आप अगर घर पे एक भी साल प्रैक्टिस ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कि मैं आपको हर एक चीज करवाने की कोशिश करता हूं, आपका लॉजिक तो डेवलप करवा ही देता हूं। ठीक हो जाएगा पवस जी। वो सवाल देखें, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 400 कर्मचारी हैं, उसमें मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है। 400 कर्मचारियों की एक फैक्ट्री है जिसमें मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% रेगुलर इंप्लॉई हैं, 92% ऑफ मेल इंप्लॉई आर रेगुलर इंप्लॉई, 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हैं। तो आपसे पूछा है रेगुलर फीमेल इंप्लॉई कितने, नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, रेगुलर फीमेल इंप्लॉई। इस सवाल आपको डेविएशन का नहीं लग रहा? एक फैक्ट्री में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:3 है। फैक्ट्री में 92% मेल ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, 92% मेल रेगुलर इंप्लॉय हैं, रेगुलर। टोटल फैक्ट्री में टोटल 87.5% इंप्लॉय रेगुलर हैं। टोटल का मतलब होता है मेल प्लस फीमेल। तो पूरी फैक्ट्री में बीच में प्लस आ रहा है यानी कि डेविएशन। पूरी फैक्ट्री में 87.5% लोग जो हैं रेगुलर इंप्लॉय हैं। तो पूछा यह गया है बताओ कितने परसेंट फीमेल इंप्लॉय ऐसी हैं जो रेगुलर हैं। हो जाएगा। सवाल रिवर्स डेविएशन का है, हर कोई बालक कर लेगा। मैंने आपको रिवर्स डेविएशन पढ़ा है परसेंटेज में, जिसने नहीं पढ़ा है उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये तो आंसर आ ही नहीं गया, नहीं सी ऑप्शन। 87.5 से ज्यादा है तो 87.5 से कम आएगा। सुनो, अगर ओवरऑल 87.5% रेगुलर है तो ये भी 87.5% होना चाहिए था, मेल भी 87.5% होना चाहिए था, फीमेल भी 87.5% होना चाहिए था। अगर ओवरऑल 87.5% रेगुलर है तो ये भी 87.5% होना चाहिए था, ये भी 87.5% होना चाहिए था। बड़े 87.5 से 92 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? ये कितना ज्यादा है? मेल इंप्लॉय 4.5% ज्यादा है, 5 का 4.5% ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे
5 का 4.5% कम कर देंगे मेरे प्यारे, 5 का 4.5% कम कर देंगे। कितनी फीमेल पर? 3 फीमेल है बटे 3। 3 से 4.5 डेढ़ बार कट जाएगा तो 7.5। 87.5 में से 7.5 माइनस करेंगे 80%, तो 80% फीमेल। ए ऑप्शन आंसर है। 80% फीमेल रेगुलर हैं। संखला जी कह रहे हैं सर जी बेसिक से। संखला जी बेसिक तो मैंने पढ़ा दिया, आप ही ने बेसिक नहीं पढ़ा है। संखला के आपने डेविएशन का कंसेप्ट पढ़ा है? तुम बेसिक से सवाल तो सॉल्व करना चाहते हो पर बेसिक कंसेप्ट पढ़ना नहीं चाहते हो, ऐसा कैसे होगा भाई? कैसे होगा ऐसे? 80% सवाल सॉल्व। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने 24 नंबर, जवाब दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जल्दी से सिलेक्शन पोस्ट 2023 का बनाए। हाँ एलिगेशन से भी हो जाएगा अभिषेक सुनील, सवाल एलिगेशन से भी होगा। मैं कब कह रहा हूं एलिगेशन से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, ये सवाल इतना अच्छा है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाओ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 5:3। एक गांव में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है। एक गांव में, ये सारे मिसलेनियस सवाल हैं, आप इनमें उम्मीद बिल्कुल मत करो कि ये टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में चल रहा है। जितना भी आपको नॉलेज है सारा इस्तेमाल करना है इन सवालों में। एक गांव में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। 40% बॉयज और 60% गर्ल्स एक एग्जाम में अपियर हुए, प्रेजेंट थे। तो आपसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन टू द नंबर हु डिड नॉट अपियर इन द सेम एग्जामिनेशन इज। बहुत अच्छा सवाल है। 40% बॉयज, 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स एक एग्जाम में अपियर हुए, एग्जाम में उपस्थित थे। तो आपसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ हु डिड नॉट अपीयर इन द सेम एग्जामिनेशन। यानी कि एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट और परीक्षा में शामिल ना होने वाले स्टूडेंट की संख्या का रेशियो बताओ। एक स्कूल में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। 40% बॉयज एग्जाम दिए हैं और 60% गर्ल्स ने एग्जाम दिया है। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन्होंने परीक्षा दी, ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट है। डेविएशन से भी कर सकते हो। अगर सवाल का डाटा बहुत आसान है तो आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। सवाल का डाटा बहुत आसान है तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। कितना आ जाएगा? 5 का 40% 200, 3 का 60% 180। तो 5 का 40% 200, 3 का 60% 180। 200 प्लस 180 380। 380/8 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों। 380/8। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर किससे जाएगा? 4 से। 95/4। तो 95/4% ओवरऑल। कुछ गड़बड़ है क्या? 200 प्लस 180 380/8। हाँ जी, ये किससे चला जाएगा? सॉरी ये 4 से जाएगा तो नीचे 2 आएगा। 95/2, 95/2। यानी कि ओवरऑल 95/2% एग्जाम में अपियर हुए। टोटल स्टूडेंट में से 95/2 एग्जाम में उपस्थित हुए, इन्होंने पेपर दिया है। तो कितने लोग ऐसे जिन्होंने पेपर नहीं दिया? भाई टोटल तो 100% होता है। 100 में से 95/2 लोगों ने पेपर दिया है, तो कितने लोग पेपर नहीं दिए? माइनस करेंगे। 100 में से 95/2 माइनस करेंगे। 200 माइनस 95 क्या आएगा? 105/2%। 105/2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। आपसे इनका रेशियो पूछा, इनकी संख्या का रेशियो किससे आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 5 से जाएगा 19:21। और 19:21 इस सवाल का आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सेकंड, बात खत्म। बहुत बढ़िया सवाल था,
जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आया होगा करके। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल। दो क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भी आपके सामने, यहां पर एक जैसे बनाएं, जल्दी बनाओ। सुनिए, सवाल को ढंग से सुनिएगा मेरे दोस्तों। 2020 के प्री में के पेपर में सवाल आया, मिसलेनियस सवाल है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता भैया। साल को पढ़ के पता चलेगा कि ये है क्या। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। एडम बाकी पिज्जा का, रिमेनिंग पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। एडम जो है बाकी पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। तो पूछा अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, ये आपसे पूछा है। क्या सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा भाई। जैसे पिज्जा है, राजू ने कुछ पिज्जा खा लिया, फिर बचे पिज्जा जो एडम ने खा लिया, फिर बचा हुआ पिज्जा जो है वो रेनू ने खा लिया। तो सक्सेसिव भी तो है। सवाल को पढ़ने से पता चलेगा कि दिस इज ए सक्सेसिव। सक्सेसिव है, जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है इसका मतलब वो सक्सेसिव है। ठीक है भाई। राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खा लिया, फिर बचे हुए पिज्जा का एडम ने 3/10 खा लिया, फिर रेनू ने बचे पिज्जा का 4/7 भाग खा लिया। तो आपसे पूछा पिज्जा का कितना भाग बचा। राजू ने 3/8 भाग खा लिया, 8 में से 3 खा लिए, तो फाइनली बचा कितना, 5/8 बचा। अब बचेगा 3/10, बचेगा 3/10 एडम ने खाया, 10 में से 3 खा लिए तो बचा कितना, 7। अब बचे पिज्जा का 4/7 रेनू ने खा लिए तो बचा कितना, 7 में से 4 घटाएंगे 3, यानी कि फाइनली इतना पिज्जा बचा होगा। फाइनली इतना पिज्जा बचा होगा। आप बोलोगे हाँ सर सीधी सीधी गुणा, 7 से 7 चला जाएगा, 5 से 10 दो बार, 3/16। यानी कि आउट ऑफ टोटल 3/16 पिज्जा रिमेनिंग है। सी ऑप्शन 3/16 रिमेनिंग शब्द आ रहा है। क्लियर है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, आपको पहचानना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं ऐसा ही जो पिछले साल के पेपर में आया था, सवाल नंबर 26। ठीक है ना। बस 25 सवाल और हैं इसमें, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर, बनाएंगे। इन सभी सवालों को आप खुद से भी कर सकते हो वैसे, पर आप खुद से करने लायक हो कहां। बनाए जल्दी से बनाओ। क्या उत्तर है। बहुत बढ़िया सवाल, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट बनाओ।
बनाए 93.75%। कैसे आया है, मुझे आप पे विश्वास नहीं। देखो, एक महिला ने पनीर की कुछ मात्रा खरीदी, उसका आधा सोमवार को, बचे का आधा मंगलवार को। यही प्रक्रिया गुरुवार तक चलती है। सोमवार से गुरुवार तक उसने कुल कितनी मात्रा का सेवन किया। एक महिला ने पनीर खरीदा, कुछ पनीर खरीदा, आधा पनीर मंडे को खा लिया, फिर बचे हुए का आधा ट्यूसडे को खा लिया, फिर बचे हुए का आधा मेरे दोस्तों वेडनेसडे को खा लिया, बुधवार को, फिर बचे हुए का आधा उसने थर्सडे को खा लिया, गुरुवार को। तो आपसे पूछा कि मंडे से थर्सडे तक, सोमवार से गुरुवार तक कितना पनीर खा लिया। तो सक्सेसिव नहीं है, जहां शेष शब्द आ जाए, रिमेनिंग का हो रहा है, मतलब सक्सेसिव है। ठीक है भाई, वो हर बार कितना पनीर खाती है, वो आधा पनीर खा रही है मेरे दोस्तों। मंडे को आधा खाती है, फिर ट्यूसडे को बचे हुए का आधा खाती है, फिर वेडनेसडे को बचे हुए का आधा खाती है। आधा पनीर खाती है तो बचता कितना है, आधा। और ये कहानी कितने दिन चली है, 4 बार। तो भैया इसकी पावर भी कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो 4 बार हो जाएगा, पावर 4। रेशियो मेथड लगा रहे हैं, 1/16। यानी कि उसने अगर 16 ग्राम पनीर खरीदा था, अगर उसने 16 ग्राम पनीर खरीदा था, अगर ओरिजिनली उसने 16 ग्राम पनीर खरीदा था, तब उसके पास 1 ग्राम बचेगा। ठीक है ना, अगर उसने ओरिजिनल 16 ग्राम पनीर खरीदा था तो 1 ग्राम बचेगा। 1/16 का मतलब 6.25%, 6.25% पनीर बचेगा। तो खा कितना लिया, 100 में से 6.25% बचेगा, तो 100 में से 6.25 घटा देंगे, 93.75% पनीर खा लिया उसने। 93.75% पनीर खा लिया। तो दिस इज सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, हाफ 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 हाफ। 100 में से 6.25 घटाएंगे तो 93.75% पनीर उसने खा लिया। बहुत बेसिक सवाल है। अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 27, बताएं जी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बताएंगे। ऑल दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चंस। द अमाउंट ऑफ नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन ए डे इक्वल टू व्हेन सीता अलोन अर्न इन 6 डे। बोला नीता और गीता मिलकर एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा अकेले सीता 6 दिनों में कमाती है। देखो क्या बोला है कि नीता, मैंने मान लिया कि नीता की कमाई N है, गीता की कमाई G है, सीता की कमाई S है। बोला ये गया सवाल में कि नीता प्लस गीता, नीता और गीता मिलकर एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं ना, 1 डे में, एक दिन में, उतना पैसा अकेले सीता 6 दिन में कमाती है। वह अकेले सीता द्वारा 6 दिनों में अर्जित की गई राशि के बराबर है। नीता और गीता एक दिन में जितना पैसा कमाते उतना पैसा अकेले सीता 6 दिन में कमाती है। तो इसका मतलब ये होगा, कि नीता प्लस गीता का सीता की कमाई से जो रेशियो है एक दिन का, वो 6/1 है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6/1, 6/1। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बिल्कुल ये लिख सकते हैं कि सीता और नीता एक साथ एक दिन में जितना पैसा कमाते हैं, वो गीता अकेले 2 दिन में कमाई की राशि के बराबर है। यहां से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, कि सीता और नीता मिलकर एक दिन में जो पैसा कमाते हैं, वो गीता द्वारा 2 दिन में कमाई की राशि के बराबर है। तो रिवर्स हो जाता है बेटा, ये 2 ऊपर आएगा मेरे दोस्तों, 1 दिन नीचे आएगा, 2/1। कि सीता प्लस नीता और गीता की कमाई का रेशियो 2:1 होगा। रेशियो ही तो बनाना है, तो ये रेशियो दिए। तो वो बोला है सबसे अधिक कमाने वाले की दैनिक कमाई का सबसे कम कमाने वाले की दैनिक कमाई से अनुपात क्या है ना। द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ हु अर्न्स द लीस्ट। सबसे ज्यादा कमाने वाले और सबसे कम कमाने वाले का रेशियो पूछा है। तो रेशियो का सवाल बिल्कुल बेसिक है। आपके पास ये दोनों रेशियो दिए, इन दोनों को बैलेंस करना होगा ना, टोटल को सेम बनाना होगा। पर नीता प्लस गीता प्लस सीता यहां कितना है, 6 और 1 7। यहां क्या है, नीता गीता सीता, यहां टोटल कितना है, सीता नीता गीता यहां 3 है, यहां 7 है टोटल, यहां 2 और 1 3 है, सेम बनाना पड़ेगा। 7 और 3 को सेम बना लेते 21,
7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 चिंग 18, 3 एकम 3। किससे गुणा? 3 को 21 बनाना है 7 से गुणा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, सीता का शेयर 3 है, गीता का शेयर 7 है, नीता का क्या है? सीता का शेयर 3 है भाई, सीता प्लस नीता का 14 है, तो नीता का 11 आ जाएगा, 11 3 14 है भाई। अगर सीता का शेयर 3 है, सीता प्लस नीता का 14 है, तो सीता का 3 है, तो नीता का 11 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन कमाती है? नीता, 11 रुपए। सबसे कम कौन कमाती है? सीता, 3 रुपए। तो मेरे दोस्तों रेशियो क्या आ जाएगा? 11:3 ही आंसर है। सबसे ज्यादा कमाने वाले का सबसे कम कमाने वाले से रेशियो 11:3 है, ए ऑप्शंस। ठीक है, तो बेसिकली सवाल बहुत बेसिक था, बस उसको लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज लिख दिया है कि बच्चों को मुश्किल लगेगा, जबकि है बहुत इजी। अगला सवाल बनाएंगे। सवाल है मेरे प्यार में 28वां सवाल। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया था, जो 2019 में जो भर्ती आई थी चुनावों के एंड टाइम पे। करके बताएं जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। देखो भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रवीश हैज रीड, है ना, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता कि ये इस टाइप का सवाल है ना, ये एक अलग ही सवाल है, आपको लॉजिकली सोचना है। देखो, रवीश हैज रीड 4/5 ऑफ ए बुक while Soma has read only 5/8 of the book she is reading। रवीश ने एक बुक का 4/5 भाग पढ़ा, यानी कि टोटल अगर 5 पेज की किताब है तो रवीश ने 4 पेज पढ़ लिए, जबकि सोमा ने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा है जो वह पढ़ रही है। देखो, दोनों अलग अलग किताब पढ़ रहे हैं, सेम किताब नहीं पढ़ रहे दोनों। रवीश अलग किताब पढ़ रहा है, सोमा अलग किताब पढ़ रही है। दोनों, यहां सवाल में कहीं नहीं बोला कि दोनों सेम किताब पढ़ रहे हैं। रवीश ने एक किताब का 4/5 भाग पढ़ा है, जबकि सोमा ने उस किताब का 5/8 भाग पढ़ा है जो वह पढ़ रही है। बोथ हाउएवर हैव अनदर 120 पेजेस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बुक्स रिमेनिंग टू बी रीड। हालांकि दोनों की बुक्स के पास, दोनों के पास 120 पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए। रिमेनिंग पेज जो है वो 120 पेज बाकी हैं। दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष हैं। What fraction of the number of pages read by Ravish has been read by Soma? तो आपसे पूछा है, सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश पढ़ा है? सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश पढ़ा है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन सवाल है, लॉजिकली सुनना पड़ेगा, लॉजिकली सुनना पड़ेगा। देखो, रवीश ने 4/5 किताब पढ़ ली। रवीश ने कितनी किताब पढ़ ली? 4/5। रवीश ने कितनी किताब पढ़ ली मेरे दोस्तों? 4/5। 4/5 पढ़ ली मेरे दोस्तों। 5 में से रवीश ने 4 किताब पढ़ ली, तो बाकी कितनी है? एक बाकी है। लॉजिक सुनिएगा, अगर रवीश के पास 5 पेज की किताब है तो रवीश ने 5 में से 4 पेज की किताब पढ़ ली, 5 में से 4 पेज पढ़े तो एक बाकी है। ऐसी जब हम बात करते हैं सोमा की, तो सोमा ने 5/8 पढ़ लिया है। अगर सोमा ने 5/8 पढ़ लिया, यानी कि अगर 8 पेज की किताब है तो 5 पेज पढ़ लिए सोमा के, तो बाकी कितने हैं? 3। सोमा के बाकी कितने? 3। सवाल के अनुसार दोनों के पास 120 पेज पढ़ने के लिए शेष, यानी कि दोनों के पास जो बाकी पेज है पढ़ने के लिए बराबर होने चाहिए। भाई सोमा के 3 पेज बाकी हैं, रवीश के 1, ये गलत बात है। अगर सोमा के 3 पेज बाकी हैं तो रवीश के भी 3 बना लेते हैं, 3 से गुणा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। आप बोलोगे हाँ सर 3/15। आपसे सवाल में देखो, दोनों के पेज सेम कर ले मैंने, इसके भी 3 पेज बाकी है, इसके भी 3 पेज बाकी है पढ़ने के लिए। यही सवाल का लॉजिक है कि जो चीज आपसे इक्वल बोली है उसको इक्वल बनाओ। बोला सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना अंश पढ़ा है? पर रवीश के 15 पेजों में से 3 पेज बाकी है, तो रवीश ने कितने पेज पढ़ लिए? 12। रवीश ने 12 पेज पढ़ लिए। सोमा ने कितने पढ़े? 8 में से सोमा के 3 पेज बाकी है, तो सोमा ने 5 पेज पढ़े हैं, 5 पेज।
तो सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पेजों का 5/12 पढ़ा है। ये आंसर है ए ऑप्शन 5/12। कितना प्यारा सवाल था, क्या बेहतरीन सवाल था। रजनीश दीपक वेरी गुड भाई। DIPA के वेरी गुड जी। तो ऐसे सवालों को पढ़ के आपको पता लगाना होता है कि इन सवालों में एक्चुअली इक्वल क्या है। बचे पेजों की संख्या इक्वल है, वो मैंने इक्वल बना दिया। तो माने रवीश द्वारा पढ़े गए पेजों का कितना पढ़ा है। रवीश द्वारा पढ़े गए पेज कितने, 15 में से 3 बाकी, तो रवीश ने 12 पेज पढ़े। तो माने कितने पेज पढ़े, 5, तो 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपका, ये रेलवे का सवाल था, अच्छा सवाल था कि नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 29, ये बनाएंगे जल्दी से करो। अब यहां पे मैं आपको स्पेशल वैरायटी करवाऊंगा। क्या हुआ विजय? यहां पे मेरे दोस्तों मैं आपको स्पेशल वैरायटी करवाऊंगा जो रिवर्स मेथड से सॉल्व होता है। मतलब ऐसे सवालों में आपको उल्टा सोचना होता है। जो रिवर्स मेथड से सॉल्व होता है, रिवर्स मेथड से। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से मेरे दोस्तों सुनिएगा। एक रेलगाड़ी यात्रियों से खचाखच भरी है। एक ट्रेन फुल जनरल की बोगी है, खचाखच भरी है। पहले स्टेशन पर ट्रेन 1/3 यात्रियों को छोड़ती है और 96 और ले जाती है। पहले स्टेशन पर ट्रेन ने 1/3 यात्री छोड़ लिए और 96 डिब्बे में चढ़ा लिए पहले स्टेशन पर। फिर आगे, अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं जबकि 12 नए चढ़ जाते हैं। आधे यात्री उतर गए, 12 और चढ़ गए। आगे, यदि अब सवार यात्रियों की संख्या 240 है, अब ट्रेन में 240 यात्री सवार हैं, तो आपसे पूछा शुरुआत में यात्रियों की संख्या कितनी थी। शुरुआत में यात्रियों की संख्या कितनी थी आपसे पूछा गया है। बहुत बेहतरीन सवाल है, सुनो। देखो मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवालों में आपको देखो पूछा क्या है, पूछा है कि शुरुआत में कितने थे। आपको शुरुआत में पूछा है कितने थे, उसके आगे का आपको सब कुछ दिया हुआ है, शुरुआत का ही मिसिंग है। तो ऐसे सवाल में आपको उल्टे से सॉल्व करके पीछे तक आंसर निकालना है। सवाल में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी दी है, रेशियो भी दिया है। अब सुनो, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे करते हैं इस टाइप के सवालों को। भाई शुरुआत की वैल्यू मिसिंग है और फिर आपको आगे का सब कुछ दिया है। एक तो तरीका है एक्स मान के। अगर आप ऐसे सवालों को एक्स मान के करोगे ना कि माना शुरुआत में एक्स यात्री थे, पहले 1/3 उतर गए, 2/3 बचे, फिर 96 चढ़ गए, फिर आधे उतर गए, है ना, फिर 12 और आ गए, तो आप पागल हो जाओगे ऐसा करते करते। तो ऐसे सवालों को आप रिवर्स मेथड से सॉल्व करो। सुनो, एक ट्रेन खचाखच भरी है पैसेंजर से। पहले स्टेशन पर 1/3 उतर जाते हैं। 1/3 का मतलब 1/3। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं। 1/3 उतर गए, यानी कि अगर 3 यात्री थे, अगर 3 थे तो 3 में से 1 उतर गया, 2 बचे। 3 यात्री थे तो 3 में से 1 उतर गया, 2 बचे। उसके बाद क्या हुआ, 2 बचे, 96 यात्री और चढ़ गए। सेकंड एक्शन आ गया। सेकंड एक्शन आ गया, इसलिए मैंने लाइन खींच दी। 96 पैसेंजर और चढ़ गए। 96 पैसेंजर और चढ़ गए। इसके बाद अगले स्टेशन पर आधे उतर जाते हैं। तीसरा एक्शन आ गया, फिर एक और लाइन खींच दो। तीसरा एक्शन आ गया, एक और लाइन खींच दो। अगले स्टेशन पर आधे उतर जाते हैं। आधे उतर जाने का मतलब 1/2 उतर गए, तो आधे ही बचे। यानी कि अगर 2 हैं तो 2 में से 1 उतर गया, 1 बचा। उसके बाद 12 यात्री और सवार हो जाते हैं। चौथा एक्शन आ गया। अब 12 यात्री और सवार हो जाते हैं, 12 और चढ़ जाते हैं। बोला अब सवार यात्री 240 है, शुरुआत में कितने थे। तो ये सारे एक्शन हुए। पहले 1/3 उतरे, फिर 96 चढ़ गए, फिर आधे उतरे, फिर 12 चढ़ गए। अब 240 है। अब कितने हैं, अब 240 यात्री मेरे दोस्तों हैं। 240, 240 पैसेंजर हैं ऑन बोर्ड। शुरुआत में कितने थे, सुनो, 12 नए पैसेंजर आने के बाद 240 हैं। 12 नए पैसेंजर आने के बाद 240 हैं।
तो 12 पैसेंजर चढ़ने से पहले कितने रहे होंगे? 228। 228 में 12 चढ़ेंगे तभी तो 240 होगा। 1 यूनिट के लिए 228 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 456। 456 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सुनो, 96 पैसेंजर नए चढ़ने के बाद 456 है। जब 96 पैसेंजर्स नए चढ़े हैं उसके बाद 456 है। तो 96 पैसेंजर चढ़ने से पहले कितने रहे होंगे? 456 में से 96 घटा दो। 456 में, ये देखो ये रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, कनेक्ट मत करना। 456 में से 96 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0। 45 में से 9 गया 36, 360। यानी कि 96 पैसेंजर चढ़ने से पहले 360 रहे होंगे। 2 की वैल्यू 360 है, 180 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 180 गुना होगी, 540। यानी कि इनिशियली कितने पैसेंजर होंगे ट्रेन में, बोगी में? 540। ये आंसर है ए ऑप्शन, 540। खत्म। कोई एक्स नहीं माना, कोई 100 नहीं माना, सीधी आपको उल्टी चीज आपसे पूछी है ना, तो रिवर्स ऐसे इसको सॉल्व करते हुए लाएंगे। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। कभी भी ऐसा सवाल आए ऐसे करिएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलो सर, मजा आ रहा है करने में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 30 और 31 में आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी जो बिहार टीचर में भर्ती आई थी ना, 1.5 लाख भर्ती निकाली थी तेजस्वी यादव ने, है भाई। अभी जो बिहार टीचर की भर्तियां आई थी उनमें यह सवाल पूछा गया था। उन भर्तियों में यूपी वाले, झारखंड वाले, मध्य प्रदेश वाले, इन सभी ने भी फॉर्म भरा था, हैं? वैसे तो कहते हैं बिहार की व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन फॉर्म बिहार में जाके भरे हैं टीचर बनने के लिए। हमारी जानकारी में बहुत लोग हैं जो गोरखपुर के हैं, बलिया के हैं, और बिहार में जाके फॉर्म भरे हैं। उनकी सैलरी भी आई है, 38-40 हजार रुपए के आसपास उनकी सैलरी भी आना शुरू हुई है। वैष्णवी, हाँ लगभग लगभग। उल्टा आपको सोचना है, उल्टा उल्टा। देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। गांव में बड़े बूढ़े सवाल पूछते हैं, गांव में जो है बड़े बूढ़े सवाल पूछते हैं। जैसे एक कुएं में जो है वो कीड़ा है, एक कुएं में जो है, मैं आप जैसे गांव में बड़े बूढ़े सवाल पूछते हैं मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक है। एक कुएं में कीड़ा है, कीड़ा ऐसा समझो, कुएं में कीड़ा है, पानी का कीड़ा। वो कीड़ा हर दिन डबल हो जाता है साइज में। कीड़े का जो साइज है वो हर दिन डबल हो जाता है, हर दिन वो कीड़ा डबल हो जाता है। आज 1 किलो का है, अगले दिन 2 किलो का होगा, तीसरे दिन 4 किलो का होगा, अगले दिन 8 किलो का होगा, फिर 16 किलो का होगा। तो कुएं में कीड़ा है जो हर दिन डबल हो जाता है। वो जो कीड़ा है वो 15 दिन में फुल साइज का हो गया। कीड़ा जो है वो टोटल जो है 15 दिन में फुल साइज का हो गया। तो कितने दिन में वो आधे साइज का रहा होगा बताओ। गांव में बड़े बूढ़े सवाल पूछते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ बैठे हो कभी? सुनो, कि जैसे कुएं में कीड़ा, वो कीड़ा जो हर दिन साइज में डबल हो जाता है, आज 1 किलो का, फिर 2 किलो का, फिर 3 किलो का, फिर 4 किलो का, फिर 8 का, इस तरीके से। वो जो कीड़ा है वो 15 दिन में फुल साइज का हो गया, बिल्कुल वो परिपक्व जवान हो गया। तो कितने दिनों में वो आधे वजन का रहा होगा अपने? कितने दिनों में वो अपने वजन का आधा रहा होगा? सोचो, सोचो, सोचो। 14 दिन में, 14 डेज में।
14वें दिन में वो आधे वजन का रहा होगा, क्योंकि जैसे ही 15वां दिन आएगा आधे वजन का दुगना फुल साइज हो जाएगा। है कि नहीं लॉजिक? वो सेम लॉजिक मेरे दोस्तों यहां इस सवाल में है। ये सवाल 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही बिहार टीचर में आए थे, बनाओ। यदि किसी तालाब को वर्षा के जल से भरने में 42 दिन लगते, एक तालाब है उसको बारिश के पानी से भरने में 42 दिन लगते हैं, पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है, पानी का लेवल हर दिन डबल हो जाता है, तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगा होगा? पानी का लेवल जो हर दिन डबल हो जाता है, तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? ये आंसर है, कौन करेगा? बोला ये गया है कि बारिश के पानी से एक तालाब को भरने में 42 दिन लगते हैं, क्योंकि पानी हर दिन डबल हो जाता है, पानी का लेवल तालाब में हर दिन डबल हो जाता है। तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा? पानी का लेवल हर दिन डबल हो रहा है, तो 42 दिन से एक दिन पहले पानी का लेवल आधा होगा, आधा रहा होगा, फिर उससे एक दिन पहले और आधा रहा होगा, आधे का भी आधा 1/4, फिर उससे एक दिन पहले पानी का लेवल और आधा रहा होगा, 1/4 का भी आधा 1/8, फिर उससे एक दिन पहले और आधा रहा होगा, 1/8 का भी आधा 1/16, यानी कि 42 दिन से कितने दिन पहले चले गए? 1 2 3 4, 42 से 4 दिन कम करोगे 38 दिन, 38वें दिन पे पानी का जो लेवल है वो 1/16 होगा। 38 इस सवाल का आंसर था। गजब का क्वेश्चन है ये। 42 से 4 दिन पहले जो पानी का लेवल है वो 1/16 रहा होगा, 1/16 तालाब ही भरा होगा। मजा आया है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन, बड़े बूढ़ों वाला ही सवाल है जो गांव नुक्कड़ पे पूछते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों लिखा बड़ी अच्छी लैंग्वेज में है। एक और सवाल अब मैं आपसे यहां पर पूछूंगा ऐसा ही, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे इस सवाल को। बनाओ। सवाल नंबर है 31, जवाब देंगे, जल्दी से करेंगे भाई साहब, बनाएं, जल्दी जल्दी बनाओ। तगड़ा सवाल है। एक आदमी एक टोकरी को अंडे से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक दिन में जोड़े जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में पहले से मौजूद अंडों की संख्या के समान होती है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। पूछा गया कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भर जाएगी। देखो, एक आदमी के पास टोकरी है, टोकरी में वो अंडे भरता है, इस प्रकार अंडे भरता है कि
प्रत्येक दिन जो है ना, ईच सक्सेसिव डे जो अंडे वो ऐड करता है वो टोकरी में पहले से मौजूद अंडे की संख्या के समान होती है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जैसे मेरे दोस्तों की आज टोकरी में एक अंडे हैं तो अगले दिन वो एक ही ऐड करेगा, 2 अंडे हो जाएंगे। अगर आज 2 अंडे हैं तो अगले दिन वो 2 ही ऐड करेगा, 4 अंडे हो जाएंगे। अगर आज 4 अंडे हैं तो अगले दिन 4 ही ऐड करेगा, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये था कि वो हर दिन जो है अंडों की संख्या को डबल कर रहा है। ये बात सीधी भी तो कह सकता था, पर सीधी कहने में तो उसको शर्म आती है, इसलिए ऐसा घुमा के कह रहा है बालकों की इतनी हालत खराब है। इतनी बुद्धि थोड़ा ना बालकों में कि ये हिंदी को समझ के पढ़ के समझ पाए कि वो डबल कर रहा है हर दिन अंडे। ठीक है, बोला 24 दिन में अंडे पूरे, टोकरी पूरी भर गई 24 दिन में, तो 1/4 कितने दिन में भरी होगी? तो 24 से एक दिन पहले भरी होगी आधा, फिर उससे एक दिन पहले भरी होगी 1/4, तो 24 से 2 दिन पहले यानी कि 22 दिन में जो टोकरी है वो 1/4 भरी होगी। आंसर है 22। बहुत अच्छा सवाल था। मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आया है ऐसा ही सवाल। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है यहां पे 32 बनाए। एक और सवाल आपके सामने है अब, है ना, सेम वही रिवर्स मेथड वाला सवाल। 2 तरीके से करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन से भी और मेथड से भी। देखिएगा, ए जेंटलमैन डिसाइड टू ट्रीट ए फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर। एक सज्जन ने कुछ बच्चों का दावत देने का फैसला किया इस तरीके से। एक आदमी ने डिसाइड किया कि मोहल्ले के बच्चों को दावत दूंगा। किस तरीके से दावत देगा? ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफी एंड 1 एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। वो क्या करता है, वो हर बच्चे को अपने स्टॉक का आधा देता है और 1 टॉफी एक्स्ट्रा देता है पहले बच्चों को। पहले बच्चे के पास आया, आधी टॉफी दे दी, 1 टॉफी और दी। उसके बाद क्या किया मेरे दोस्तों? एंड देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक अलोंग विद 1 एक्स्ट्रा टू द सेकेंड चाइल्ड। अब दूसरे बच्चे के पास आया, जितनी टॉफी उसके पास है उसका आधा दी, आधा टॉफी दे दी और 1 टॉफी एक्स्ट्रा दी। एंड कंटिन्यू गिविंग अवे इन दिस फैशन, इसी फैशन में देता है। फिर तीसरे बच्चे के पास आएगा, अपनी आधी टॉफी देगा, आधी, फिर 1 टॉफी एक्स्ट्रा देगा। उसका जो टोटल स्टॉक है 5 बच्चों की दावत करने के बाद खत्म हो गया। 5 बच्चों की दावत के बाद उसका स्टॉक खत्म, कोई टॉफी नहीं बची। तो आपसे पूछा उसके पास स्टॉक में कितनी टॉफी थी, शुरुआत में उसके पास कितनी टॉफी थी, ये सवाल है। सवाल को करने का पहला तरीका एक्स मान के कि माना शुरुआत में एक्स टॉफी थी, एक्स मान के करेंगे, कम से कम 2 पेज का सवाल होगा और कभी आंसर नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। पेपर में हाथ पांव फूल जाएंगे करते करते, कभी नहीं करना। दूसरा तरीका है बेटे ऑप्शन से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए इस बात को वो आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, एक आदमी ने फैसला किया कि बच्चों की दावत करूंगा। पहले बच्चे के पास गया, अपनी टॉफी का आधा स्टॉक देता है, कुल स्टॉक का आधा देता है, 1 टॉफी एक्स्ट्रा देता है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 59 का आधा करूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा। भाई टॉफियों की जो संख्या है वो इंटीजर होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्तों 60 है, अगर मैं 60 मानता हूं कि उसके पास 60 टॉफी हैं, तो पहले बच्चे को कितनी दी? 60 का आधा 30 दे दी, फिर 1 टॉफी और दे दी, तो 31 दे दी पहले बच्चे को। बची कितनी? 29 बची। फिर अगले को 29 का आधा देगा। अब 29 का आधा डेसिमल में चला जाएगा, 29 का आधा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा जैसे 64 टॉफी थी सपोज शुरुआत में, पहले बच्चे के पास गया, 64 का आधा दे दी 32, 64 का आधा 32 दे दी, फिर 1 टॉफी और दे दी 33, 1 एक्स्ट्रा दे रहा है। 64 में से 33 दे दी, तो बची कितनी फिर? 31। अब दूसरे बच्चे को 31 का आधा देगा। अब 31 का आधा 15.5 टॉफी, 15.5 टॉफी तो दे नहीं सकता ना किसी को, फोड़ कर थोड़ा ना देगा, ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन कट गए तो बचा है वही सही आंसर हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन कट गए, जो बचा है वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है।
हाँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो रिवर्स मेथड से सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों, सुनने की समझने की कोशिश करिएगा। कैसे होगा? नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे, केयरफुली। अगर इस साल में देखो तो कर क्या रहा है, इस साल में कर रहा है कि वो हर बच्चे को आधा स्टॉक देता है, आधा, हर बच्चे को अपने स्टॉक का आधा देता है, आधा, फिर एक टॉफी और देता है, एक टॉफी और देता है। ऐसे ही कर रहा है वो। भाई जितनी भी उसके पास टॉफी हैं उसमें से आधी टॉफी दे देता है, पर जो बची उसमें से एक टॉफी और देता है। यह है सीधा एक्शन, यह सीधा एक्शन, ये सीधा एक्शन है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इसी बात का रिवर्स देखूं तो रिवर्स ये है मेरे दोस्तों कि एक प्लस करना है, और मेरे दोस्तों यहां आपने आधा किया है तो आपको यहां पे डबल करना है, डबल। बोलो बात क्लियर है? ये उल्टा एक्शन, ये उल्टा एक्शन। आप बोलोगे हाँ सर, एग्जाम्पल के लिए जैसे 60 है, 60 का आधा किया 30 आएगा, 60 का हाफ किया 30 आएगा, और 30 में से एक टॉफी दी 29 आएगा। मुझे उल्टी कहानी देखनी है तो भाई 29 में एक जोड़ूंगा 30 आएगा, और 30 का दोगुना करूंगा 60 आएगा। तो भैया मैं क्या रिवर्स नहीं सोच सकता? आप बोलोगे हाँ सर सोच सकते हैं। सवाल में बोला है कि 5 बच्चों की दावत करने के बाद उसका स्टॉक खत्म हो गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 5 बच्चों की दावत के बाद उसकी टॉफी समाप्त हो गई, सब टॉफी निपट गई। 5 बच्चों की दावत के बाद सारी टॉफी समाप्त हो गई। कि आफ्टर बच्चा दावत ऑफ 5 बच्चा, उसके पास कितनी जीरो टॉफी बची? जीरो। 5 बच्चों की दावत के बाद जीरो टॉफी बची है। तो पांचवें बच्चे से पहले, पांचवें बच्चे के पास जब वो आया होगा तो कितनी टॉफी रही होंगी? जीरो में एक जोड़ेंगे एक, पर 2 से गुणा करेंगे 2। पांचवें बच्चे के पास जब आया होगा तो 2 टॉफी होंगी। फिर जब चौथे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 का दुगुना करेंगे 6, 6 टॉफी होंगी। जब वो तीसरे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 का दुगुना करेंगे 14, 14 टॉफी होंगी। जब वो दूसरे बच्चे के पास आया होगा तो कितनी टॉफी होंगी? 14 में एक जोड़ेंगे 15, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 का दुगुना करेंगे 30, 30 टॉफी होंगी। जब वो पहले बच्चे के पास आया होगा, फर्स्ट बच्चे के पास, तो कितनी टॉफी होंगी? 30 में एक जोड़ेंगे 31, 31 का दुगुना करेंगे 62, 30 में एक जोड़ेंगे 31, 31 का दुगुना करेंगे 62। क्योंकि फर्स्ट बच्चे के पास जब आया होगा स्टार्टिंग में तो उसके पास 62 टॉफी होंगी। यही आंसर है। ये हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, एक जोड़ो 2 से गुणा करो, एक जोड़ो 2 से गुणा करो, एक जोड़ो 2 से गुणा करो, दैट्स इट। बताओ मजा आया कि नहीं आया सवाल करने में? है कि नहीं मजा? कर पाओगे? कर पाओगे सवाल? ऐसा सवाल 2 बार पेपर में आया है। ये तो रिसेंट का है, बहुत पुराना क्वेश्चन था 2015-16 के टाइम का। उसमें था, उसमें लैंग्वेज थी चोरी वाली, कि एक चोर जो है हीरे की दुकान से हीरा चुरा के भागता है। एक चोर हीरे की दुकान से हीरा चुरा के भागता है। 3 गार्ड हैं भैया, 3 गार्ड हैं गेटों पे। पहले गार्ड को मिलता है तो आधे हीरे देता है, फिर एक हीरा और देता है। दूसरे गार्ड को अपने आधे हीरे देता है, फिर एक हीरा और देता है। फिर तीसरे गार्ड को आधे हीरे देता है, एक हीरा और देता है। आखिर में 2 हीरे बचे हैं तो शुरुआत में कितने हीरे थे? अगर आखिर में 2 हीरे बचे हैं तो स्टार्टिंग में कितने हीरे थे? इस तरीके का सवाल आया था 2016 के पेपर में। तो इसी मेथड से सॉल्व होगा। या तो आप ऑप्शन से करो मेरे प्यारे भाई, या ये रिवर्स मेथड से करो। एक्स मान के करोगे तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, गणित का नहीं, रीजनिंग का ज्यादा क्वेश्चन है। चलिए, अब मैं आपसे यूपीएससी का सवाल पूछूंगा, जो यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया था, है ना, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर, पिछले वर्ष से पिछले साल। बताएंगे? सवाल नंबर 33 करेंगे जल्दी से। इसका क्या आंसर है फटाफट बनाएं। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन।
बनाए। टाइप पैटर्न वही है, बस यहां पे थोड़ा सा चेंज है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, ध्यान सुनिएगा, ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह आधे सिक्के और दो बी को देता है। बी आधे सिक्के और दो एंड टू मोर सी को देता है। सी आधे सिक्के और टू मोर डी को देता है। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। अब डी के पास जितने सिक्के हैं वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ए के पास शुरुआत में कितने सिक्के थे? ए के पास स्टार्टिंग में कितने सिक्के थे? सुनो, या एक आदमी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि एक आदमी ही दे रहा है लोगों को। ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है। ए के पास कुछ सिक्के हैं, ए ने आधे सिक्के और दो और बी को दिए। पहले ए ने आधे सिक्के किए, फिर दो और बी को दिए, फिर बी ने आधे सिक्के, फिर दो और सी को दिए। ऐसे हो रहा है ना? ए ने आधे सिक्के प्लस टू बी को दिए, फिर बी ने अपने आधे सिक्के प्लस टू सी को दिए, फिर सी ने आधे सिक्के प्लस टू डी को दिए। अब डी के पास जो सिक्के हैं वह दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 10। 10, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को। हो क्या रहा है मेरे दोस्तों? हो क्या रहा है कि भाई पहले हम आधे सिक्के देते हैं, आधे, पहले हम आधे सिक्के देते हैं मेरे दोस्तों, आधे, फिर दो और देते हैं, फिर मेरे दोस्तों दो और देते हैं, दो और देते हैं, ठीक है ना? सॉरी, ठीक है जी। अब बताओ मेरे प्यारे भी, दो सिक्के और देते हैं, पहले हम आधे सिक्के देते हैं, फिर दो सिक्के और देते हैं। अब एक बात बताओ, आखिर में डी के पास 10 सिक्के आए हैं। आखिर में डी के पास कितने सिक्के? 10। सी ने पहले आधे सिक्के दिए, फिर दो सिक्के और दिए, तब जाके 10 हुए। सी ने पहले आधे सिक्के दिए, फिर दो सिक्के दिए, तब जाके 10 हुए। तो दो सिक्के देने से पहले कितने रहे होंगे? 8। 8 सिक्के दिए, 8 होंगे, 8 के बाद दो और दिए, तब जाके 10 हुए। आधे देने के बाद 8 है मेरे दोस्तों, तो कितने होंगे सी के पास? 16। 16 होंगे। ये हुआ है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पहले आपको दो घटाना है, फिर दुगना करना है। 16 में से दो घटाएंगे 14, 14 का दुगना 28, 28 में से दो घटाएंगे 26, 26 का दुगना 52, 52। तो ए के पास स्टार्टिंग में 52 सिक्के हैं। डी ऑप्शन आंसर है 52। ठीक है ना? पहले आधे सिक्के दिए, फिर दो और दिए, तब जाके डी के पास 10 हुए। दो सिक्के और देने के पास 10 हुए, तो पहले 8 रहे होंगे। आधे सिक्के देने के बाद 8 है, तो सी के पास 16 रहे होंगे। यानी कि पहले 10 में से दो घटाया, फिर दुगना किया। तो यहां आगे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, 52 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अब इस टाइप का मेरे दोस्तों होगा आपके सामने लास्ट सवाल, जो कि सवाल नंबर है 34। बनाएंगे। सवाल नंबर है 34। करो जी। ये सवाल आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 के पेपर में। वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, फैंटाबुलस क्वेश्चन। ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है। इसमें सिर्फ पिछले वाले सवाल में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, चलेगा। सवाल पढ़ो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है, तो केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, थोड़े छोटे मोटे बालकों के लिए सवाल नहीं है। छोटे मोटे बालक कर भी नहीं पाएंगे इस सवाल को, वो छोड़ के आएंगे। हर किसी बच्चे के लिए सवाल नहीं है, जिसमें बहुत बड़ी बुद्धि हो वही करेगा। ठीक है, मैक्सिमम लेवल इस सवाल का सुने। P, Q and R together have 180 कैंडीज अमोंग देम। बोला है P, Q और R के पास 180 कैंडीज हैं, 180 कैंडीज हैं। P, Q और R के पास कुल मिलाकर 180 कैंडीज हैं। बात को समझे क्या आप? तीन लोग हैं P, Q और R।
उनके पास 180 कैंडीज हैं। कैंडी मतलब एक तरह की बबल गम होती है। पी गिव्स क्यू एंड आर ईच एज मेनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। ये ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेगा। P gives Q and R each as many candies as they already have. P, Q और R प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। P जो है Q को भी कैंडी देता है, R को भी कैंडी देता है, उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। ठीक है भाई, अगर Q के पास पहले से 5 कैंडी हैं तो 5 और दी गई हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद R gives Q half as many candies as Q already has. इसके बाद R जो है Q को आधी कैंडीज जितनी देता है जितनी Q के पास पहले से, जितनी Q के पास पहले से कैंडीज है उसकी आधी कैंडीज R देता है Q को। And R also gives P twice as many candies as P already has. R जो है P को दुगनी कैंडीज देता है जितनी P के पास पहले से हैं। ठीक, नाउ ईच ऑफ देम हैज सेम नंबर ऑफ कैंडीज। अब इनके पास सेम कैंडीज हैं, अब तीनों के पास सेम कैंडीज है, कैंडीज की संख्या सेम है। तो आपसे पूछा है पी और आर के पास इनिशियली, पी और आर के पास शुरुआत में कैंडीज की संख्या का अनुपात क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल। मुझे ये नहीं पता कि पी, क्यू और आर के पास शुरुआत में कितनी कैंडीज हैं। अल्टा पलटी इन्होंने करी आपस में, अल्टा पलटी करने के बाद तीनों के पास कैंडीज सेम है। ईच ऑफ दीम है सेम नंबर ऑफ कैंडीज। अगर तीनों के पास टोटल 180 कैंडीज हैं, अल्टा पलटी करने के बाद तीनों के पास बराबर होगी। पी के पास भी 60 हो गई, क्यू के पास भी 60, आर के पास भी 60। 180 को बराबर बराबर करेंगे 3 हिस्सों में तो 60 60 60 आ जाएगा। अब एक एक स्टेप मेरे दोस्तों आपको ऊपर चढ़ना है, एक एक लाइन को मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है। इसके ऊपर वाला रिवर्स प्रोसेस क्या है? R gives P twice as many candies as P already has. R P को दुगनी संख्या में कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से हैं। R जो है P को दुगनी कैंडीज देता है जितनी P के पास पहले से हैं। R P को दुगनी कैंडीज देता है जितनी P के पास पहले से हैं। यानी कि P के पास अगर पहले से एक कैंडी है, एक, तो एक का दुगना होता है 2। आर ने 2 और दे दी तो कितनी होगी? 3 हो गई। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पी के पास पहले एक कैंडी थी तो जितनी कैंडी थी उसका दुगना देगी। एक का दुगना 2 होता है, 2 और देगी तो 3 हो गई। पी के पास हो कितनी गई? 60। तो पी के पास पहले कितनी कैंडी रही होंगी? 20। तो पी के पास पहले 20 कैंडीज रही होंगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि 40 कैंडीज जो हैं वो किसने दी हैं? आर ने। तो आर के पास कितनी रही होंगी? 100 कैंडीज रही होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। 100 भाई पी के पास अगर 20 हैं तो 20 का दुगना 40 दोगे तभी तो 60 होगा। अगर पी के पास पहले से 20 रही होंगी तो 20 का दुगना 40 दोगे तभी तो पी के पास 60 आएगा। लेकिन किसके पास 40 कम है तो आर के पास 40 ज्यादा रही होंगी, 100 रही होंगी। क्यू के पास तो 60 ही है, क्यू को तो छेड़ा ही नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यू को तो छेड़ा ही नहीं। ठीक है, कमजोर दिल वाले बच्चे इग्नोर कर दे, उनके लिए नहीं है सवाल। छोटे मोटे बालक छोड़ दे। ऊपर देखो, आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। आर जो है मेरे प्यारे भाई, आर जो है क्यू को आधी कैंडीज देता है जितनी क्यू के पास पहले से हैं। आर जो है क्यू को आधी कैंडीज देता है जितनी क्यू के पास पहले से। आधी का मतलब होता है हाफ, 1/2। अगर क्यू के पास पहले से 2 कैंडीज हैं, 2, तो 2 का आधा होता है 1, 1 और दी जाती है तो क्यू के पास हो जाएंगी 3। थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। अगर आर जो है क्यू को आधी कैंडीज देता है जितनी क्यू के पास पहले से, अगर क्यू के पास पहले से 2 कैंडीज है तो 2 का आधा 1, 1 और दी जाती है 3 हो जाएंगी क्यू के पास। क्यू के पास कितनी है? 60। क्यू के पास तो 60 है तो पहले कितनी रही होंगी? 40। क्यू के पास पहले 40 कैंडीज रही होंगी। 40 का आधा कितना होता है? 20। क्यू के पास अगर पहले से 40 रही होंगी तो 40 का आधा 20 दी है तब जाके 60 हुई है।
तो क्यू के पास अगर 20 कम है तो आर ने दिए ना 20, तो आर के पास 20 ज्यादा होंगी, 120। ठीक है, पी के पास 20 ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब एक स्टेप ऊपर जाएंगे। P gives Q and R each as many candies as they already have. P ने Q और R को उतनी कैंडीज दी हैं जितनी उनके पास पहले से हैं। P ने Q और R को उतनी कैंडीज दी हैं जितनी उनके पास पहले से, यानी कि पहले से पास अगर एक थी तो एक और दी हैं। अगर Q के पास अभी 40 है तो पहले कितनी रही होंगी, फिर 20 रही होंगी, 20 रही होंगी, 20 और दी तभी तो 40 हुई। अगर आर के पास 120 कैंडीज है तो पहले कितनी रही होंगी, 60 कैंडीज रही होंगी, 60 और दी तब जाके 120 हुई है। तो पी के पास कितनी कैंडीज होंगी, 60 20 80 है, तो पी के पास रही होंगी 100, टोटल 180 बनना चाहिए ना। तो आपसे पूछा गया है पी और आर के पास स्टार्टिंग में कितनी कैंडी थी, उनका अनुपात बताओ। पी के पास है 100, आर के पास है 60, 100 और 60 का अनुपात पूछा है, 20 पंजे 60, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 5:3 आंसर है डी ऑप्शन, 5:3। बेहतरीन सवाल। मजा आया। ये था इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का सवाल है ये, ठीक है भाई। भारत का खुफिया विभाग जिसमें पठान, एकता टाइगर, ये सब इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, समझे। कुछ छोटे मोटे पेपर का क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर होगा जी आपके सामने हो गया 35 क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन सवाल है सीपीओ 2020 का पूछा हुआ, एज इट इज मुझे करके बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, बनाओ। कौन करेगा जी इस सवाल को, फटाफट करेंगे फटाफट। इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। चलेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, डेविएशन क्वेश्चन है। एक स्कूल में 5/12 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं, यानी कि क्या कर सकता हूं मैं यहां से, अगर टोटल 12 स्टूडेंट है तो 12 में से 5 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। यहां मैं लिखता हूं बॉयज और ये गर्ल्स। एक स्कूल में 5/12 नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स है, बाकी बॉयज, यानी कि टोटल अगर 12 स्टूडेंट है तो 12 में से 5 गर्ल्स हैं तो बाकी के 7 बॉयज हैं। ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है, ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो। आगे क्या बोला है, 4/7 ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स। बॉयज की संख्या का 4/7 14 साल से कम उम्र के हैं। एंड 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर्स और अबव 14 ईयर्स ऑफ एज। 2/5 गर्ल्स ऐसी हैं जो या तो 14 साल की हैं या 14 साल से ज्यादा उम्र की हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर, यदि 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 1120 है, 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 1120 है, तो आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सवाल में जो आपको जानकारी दी है वो ये दी है कि 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 1120 हैं, बिलो 14 ईयर्स 1120 स्टूडेंट हैं। तो पूछा विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं। तो जब सवाल में आपको जानकारी ही ये दी है कि 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 1120 हैं, तो आप उसी पे फोकस करो। सवाल में बोला है कि 4/7 बॉयज बिलो 14 ईयर्स के हैं। 4/7 बॉयज ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। 4/7 बॉयज ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं।
2/5 गर्ल्स ऐसी हैं जो 14 साल की हैं, 14 साल से बड़ी हैं। देखो 2/5 गर्ल्स ऐसी हैं जो या तो 14 साल की हैं या 14 साल से बड़ी हैं। तो 14 साल से कम उम्र की गर्ल्स कितनी होंगी, 1 में से घटा देंगे, 1 में से 2/5 घटा देंगे तो 3/5। 3/5 गर्ल्स ऐसी होंगी जो या तो 14 साल से कम उम्र की होंगी। लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। 2/5 गर्ल्स ऐसी हैं जो या तो 14 साल की है, 14 साल से ज्यादा उम्र की है। तो भाई 2/5 को अगर 1 में से घटा देंगे तो 3/5 गर्ल्स ऐसी हो जाएंगे जो या तो 14 साल की हैं, 14 साल से कम उम्र की होंगी। तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं, आउट ऑफ टोटल निकल जाएगा मेरे दोस्तों। डेविएशन से आप बोलोगे हाँ जी सर, 7 बॉयज का 4/7, 4 बॉयज, 5 गर्ल्स का 3/5, 5 का 3/5 3, 14 साल से कम उम्र के हैं आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 7 5 12, टोटल है 12, तो आगे 7/12। यानी कि अगर टोटल 12 स्टूडेंट हैं, अगर टोटल 12 स्टूडेंट हैं तो 12 में से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। 12 में से 7 ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। सवाल के अनुसार 14 साल से कम उम्र के हैं 1120, कितने गुना, 16 गुना, 160 टाइम्स। तो 12 की वैल्यू भी 160 होगी। अब 12 गुना 16 कितना होता है, 192, 1920। 1920 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। खत्म हो गया गजेंद्र, खत्म हो गया बेटे, है ना। लास्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 36 37। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी के सवाल आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। मिसलेनियस सवाल है, मैं तो कितना भी करवाता रहूं, इनका कोई अंत तो है नहीं। देखो फिक्स टाइप के तो मैंने आपको करवा दिए, कि फिक्स टाइप के जितने सवाल है वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। अब मिसलेनियस में वही करवा रहा हूं जो जिनके पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 36 और 37। 2 क्वेश्चन और करेंगे, फटाओ जल्दी से। 2 क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, मैं ऐसे सवालों का बेसिक भी बताऊंगा, और फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि करना कैसे। सुनिए, मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं। पिया गए सियाचिन, अंकित सियाचिन के दौरे पर है, उनके पास खर्चे के लिए 900 रुपए हैं। 900 रुपए लेके अंकित जी गए सियाचिन घूमने। यदि वह अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकते हैं, भाई प्लान करके गए होंगे कि चलो हम भाई इतने दिन रुकेंगे। अगर वो प्लानिंग से 4 दिन ज्यादा रुकते हैं तो उन्हें अपने डेली खर्च को 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा, 2.5 रुपए कम करना चाहिए। भाई ज्यादा दिन रुकेंगे तो हर दिन का खर्चा कम करना पड़ेगा। टोटल 900 रुपए लेके गए, 900 रुपए में ही काटना है वहां पे सियाचिन का टाइम। अगर हम 4 दिन ज्यादा रुकेंगे तो हर दिन का खर्चा 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए दौरे पर है, मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए दौरे पर है। तो पहला मैं इस साल को करने का तरीका बता रहा हूं, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कि माना मिस्टर अंकित x दिन के दौरे पर है। मिस्टर अंकित कितने दिन के दौरे पर हैं, x दिन के दौरे के लिए गए हैं। x दिन के लिए कितने रुपए लेके गए, वो 900 रुपए, 900 रुपए लेके गए हैं, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर 900 रुपए लेके गए, वो खूब पैसा है उनके पास, 900 रुपया लेके गए। अगर वो x दिन के दौरे पर गए हैं, 900 रुपए लेके गए x दिन के लिए, तो 1 दिन का खर्चा कितना होगा, 900/x रुपए। ये पर डे का खर्चा आएगा मेरे दोस्तों, ये पर डे का खर्चा आएगा। अरे भाई साहब ये समझो, एग्जाम्पल के लिए देखो, आप 10 दिन के लिए दुबई घूमने गए, 10 दिन के दुबई घूमने गए 2000 रुपए लेके, तो 1 दिन का खर्चा कितना करोगे, 200 रुपए करोगे कि नहीं। 10 दिन के लिए दुबई घूमने गए 2000 रुपए लेके, तो 1 दिन का खर्चा कितना होगा, 2000/10 ही डिवाइड तो करना पड़ेगा। अब 900 रुपए लेके गए, माना आप x दिन के लिए गए हो 2 रुपए, तो कितना खर्चा होगा 1 दिन का, 900/x।
बोले अगर आप 4 दिन अधिक रुकते हैं, आप वैसे गए थे x दिन के लिए, अगर आप x की बजाय 4 दिन ज्यादा रुकोगे तो कितने दिन रुक जाओगे? x प्लस 4 दिन। पहले x दिन के लिए गए थे, अब आप 4 दिन ज्यादा रुक गए, x प्लस 4 दिन। तो अब कितना खर्चा होगा? अब कितना खर्चा मेरे प्यारे भाई होगा आपका? अब कितना खर्चा होगा? तो आप कहोगे सर 900 बटे x प्लस 4 ये खर्चा होगा मेरे दोस्तों। अब आपका एक दिन का खर्चा ये होगा। बोला कि अब जो खर्चा है पहले से 2.5 रुपए कम करना होगा। पहले खर्चा ये था, अब खर्चा ये है डेली का। तो अब जो डेली का खर्चा वो पहले से कितने रुपए कम करना होगा? 2.5। तो इनका जो डिफरेंस है वो 2.5 रुपए आ जाएगा। 2.5 ये एक बेसिक इक्वेशन बन गई, और इस बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रिक वगैरह बना के बढ़िया से, तो आपका आंसर आएगा। यह है इस सवाल का बेसिक तरीका। आगे आप जानते हैं कि अलजेब्रा, एलसीएम फेल्सियम लो, है ना, इक्वेशन पे इक्वेशन बनाओ मस्त बढ़िया से, आंसर आएगा। पर ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से उड़ाओ। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैसे? भाई अंकित जी जो है, सपोज अंकित जी का टूर 36 दिन का, 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 40। 45 से 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने दिन हो जाएंगे? 49। भाई 30 से 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने हो जाएंगे? 34 दिन। 25 से 4 दिन ज्यादा रखोगे तो कितने हो जाएंगे? 29 दिन। आप बताओ। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, देखो डेली खर्चे का डिफरेंस कितना है? 2.5 रुपए। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए है भाई, ये x है, ये x प्लस 4 है, वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 900 को देखो 2.5 बराबर में 2.5 आना चाहिए, खर्चों का डिफरेंस 2.5 आना चाहिए। 2.5 कितना प्यारा नंबर है, 2.5 कितना प्यारा नंबर है, बिल्कुल प्यारा है। 2.5 5/2 है। अगर आप ये सब ऑप्शन मानोगे, पहले खर्चा था 900 रुपए लेके गए थे 45 दिन के लिए 20 रुपए का पर डे का। अब खर्चा कितना आ जाएगा? 49। 900 को जब आप 49 से भाग दोगे, भाग होगा ही नहीं, भाग होगा ही नहीं। और 900 का आप 34 से भाग दोगे, भाग जाएगा ही नहीं। जहां बट्टे में प्राइम नंबर आ जाए, जहां बट्टे में सड़े हुए नंबर आ जाए, 7 है ना, 34 में छुपा होता 17। क्या 934 से भाग होगा? जब 934 से भाग ही नहीं होगा तो घटा के 2.5 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो ये सब सड़े हुए नंबर है ना। 49 में 7 आता है, नहीं आ सकता। 34 में 17 होता है, नहीं। 900 को 29 से भाग करोगे, होगा ही नहीं। एक ही आंसर हो सकता है ए। 900 रुपए अगर लेके गए हैं 36 दिन के लिए तो खर्चा होगा जी 900 बटे 36, जो कि आएगा आपका 25 दिन। अगर आप 36 के बजाय 40 दिन रुकेंगे तो 900 रुपए लेके गए, अगर आप 40 दिन रुकोगे तो खर्चा आएगा जी 900 बटे 4 22.5 दिन, 22.5 रुपए पर डे। तो खर्चा पहले से कितना कम करना पड़ेगा? डेली का 2.5 रुपए। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए सेटिस्फाई तभी करेगा मेरे दोस्तों जब ये वैल्यू ऐसी हो कि जो 900 को काटती हो, सड़ हुई वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। समझ में आई? ऐसा ही सवाल अगले भी हैं। अब ये बाकी के जो सवाल है इनको आप खुद से ट्राई करना, मैं नहीं बताऊंगा। आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल। बाय।